बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका ताल्लुक़ मोशन के साथ है। तो ज़ाहिर है आप लोग इसके बारे में पहले बहुत सारा आपने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको अब ब्रीफ रिव्यू में लेके जाना चाहते हैं कि क्या क्या इसमें नई चीज़ें शामिल होंगी। पहली तो बात यह है कि हम एक पहली डेफिनेशंस पढ़ रहे होते हैं कि जो बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन को चेंज नहीं करती तो वो रेस्ट कहलाती है। ठीक है, तो क्लियर ये हुआ कि जो बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन को चेंज करते उसे मोशन कहते हैं। लेकिन ये वो सारे कंसर्न है जिनका ताल्लुक़ हमारे उन कंसर्न के साथ है जो कि हम क्लासिकली स्टडी करते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसको ब्रॉड व्यू में देखें तो ये बात जो है एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन की तरफ जाती है, जबकि दुनिया आज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन को छोड़ चुकी है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इसमें हम रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लेते हैं, क्योंकि दुनिया के अगर वसत को देखा जाए, कायनात के वसत को देखा जाए, तो हमें कुछ इस तरीके से नज़र आता है कि दुनिया के अंदर हर चीज़ किसी न किसी तरीके से मोशन में नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर ज़मीन के ऊपर बैठे हैं, ये ज़मीन के ऊपर हम किसी चेयर पर तशरीफ़ रखते हैं तो हमें ऐसे लगेगा जैसे हम रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या हाँ वाकई आप रेस्ट की पोजीशन के अंदर हैं? तो हाँ, आप मेरे लिहाज से तो रेस्ट में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग अपने लिहाज को चाँद के लिहाज से देखें तो आप मोशन के अंदर हैं, क्योंकि चाँद के लिहाज से ज़मीन क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसी तरीके से अगर हम ब्रॉड व्यू में जाएंगे तो पूरी कायनात में सारे स्टार्स एक दूसरे के लिहाज से कहीं ना कहीं मोशन के अंदर हैं। तो दुनिया के अंदर हर बॉडीज़ कहीं ना कहीं के सारे पाई जाती है मोशन में। इस वजह से दुनिया के अंदर एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है। अब दुनिया किस कंसेप्ट पे आती है? रिलेटिव रेस्ट एंड क्या होता है रिलेटिव मोशन। इस कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए अब हम दुनिया के या कायनात के वसत को देखते हुए ये फैसला करते हैं कि कायनात के अंदर मौजूद हर बॉडी एक रेगुलर मोशन के अंदर है, एक कंटिन्यूअल मोशंस के अंदर है, जो लगातार कहीं ना कहीं हरकत उसकी क्या रहती है, जारी रहती है। अब उसी चैप्टर्स में से आज हम जिस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं वो छोटी छोटी टर्म्स हैं। इब्तदाई हिस्से में आपने मैट्रिक के अंदर भी यकीनन पढ़ी होंगी, लेकिन अब हम थोड़ा सा उनको तनकीदी तौर पे देखेंगे ताकि उनमें से हम MCQs और जो न्यू शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम जवाब दे सकें। तो सबसे पहला जो टर्म्स है वो है डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ ही दूसरी टर्म्स मैंने लिखी है डिस्टेंस। अगरचे ये बुक में डिस्टेंस तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों किसे लिख दिया ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये क्या है? तो जब हम एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो उन दो पॉइंट के दरमियान वो फासला जो सबसे कम होता है, जो सबसे क्या होता है, शॉर्ट होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो पहली डेफिनेशन होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जब हम शॉर्टेस्ट कहते हैं तो ज़ाहिर ये स्ट्रेट लाइन होगा, और जब स्ट्रेट लाइन होगा तो वो एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर होगा, इसीलिए ये कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर इसकी एक डेफिनेशन और हम पढ़ते हैं, और वो ये है कि अगर पोजीशन वेक्टर के लिहाज से पढ़ा जाए तो चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर बॉडी का पहला पोजीशन वेक्टर है R1, दूसरा पोजीशन वेक्टर है R2, दो पोजीशन वेक्टर के दरमियान डिफरेंस क्रिएट होगा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ भी हम बेटा किस चीज़ को पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों बातों को जो मैंने ऊपर जिक्र की है, ज़रा इनको हम अपनी डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये A पॉइंट है और ये हमारा कौन सा पॉइंट है? B। एक शख्स ऐसा है जो A से B तक जाने के लिए इस रास्ते से, ऊपर के रास्ते से होता होता यहाँ B तक पहुँचता है। एक शख्स ऐसा है जो इधर से हो के यहाँ से होते यहाँ तक यहाँ पहुँच जाता है। एक शख्स ऐसा जो सीधा यहाँ तक आ सकता है। अगर फ़र्ज़ करें ये दरमियान का रास्ता उसके पास मौजूद नहीं भी है, वो ऊपर के रास्तों से सफ़र करके आता है, तो ये जो ऊपर के फासले हैं इनको डिस्टेंस कहते हैं। ये चूँकि उसका एक्चुअल पाथ है, ये उसका एक्चुअल रास्ता है। लेकिन ये जो दरमियान में रेड लाइन दिखाई है, यहाँ कोई सड़क तो नहीं थी, लेकिन अगर हम एक लाइन खींच के डायरेक्ट में लाते तो ये लाइन ऐसे मिल सकती थी। लिहाजा अगर फ़र्ज़ करें ये 10 मीटर है, ये 16 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो ये 4 मीटर उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, और बाकी सारे दोनों क्या होंगे? डिस्टेंस होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट के दरमियान सीधे मिलाए जाने वाले पाथ को या रास्ते को, सफ़र को, फासले को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब वेक्टर के लिहाज से ज़रा समझते हैं कि बेटा अगर फ़र्ज़ करें A पॉइंट से B पॉइंट पे आते हैं और हम स्ट्रेट रास्ते से यहाँ B पे पहुँचेंगे, तो वेक्टर के मुताबिक जो पोजीशन वेक्टर होगा O से लेके A तक वो R1 होगा, O से लेके B तक क्या होगा? R2 होगा। ये दो पोजीशन वेक्टर हुए। यहाँ डायरेक्ट लाइन ड्रा करें तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा।
हेड टू टेबल के मुताबिक R1 और D को ऐड करें तो क्या हासिल होता है R2, तो R1 प्लस D इज इक्वल टू R2, तो D इज इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर हुआ, डिस्प्लेसमेंट के। ओके, तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट की कीमत इस तरीके से मिली। फिर वो सवाल पूछेगा डिस्प्लेसमेंट की क्या यूनिट होती है, भाई मीटर होगी। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, L, चूँकि ये लंबाई है तो हम किस डायमेंशन से शो करेंगे, L से। अब हमने साथ एक मेंशन कर दिया डिस्टेंस को, ये क्या चीज़ है। उसी डायग्राम पे दोबारा वापस आएँ। जब ए से लेके बी तक आप सफ़र करते हैं और आपके पास जो जाने का सड़क है या रास्ता है वो फ़र्ज़ करें आपका ये है, ये कौन सा पाथ होगा, एक्चुअल पाथ होगा। और अगर सीधी लाइन ड्रा करें तो ये कौन सा पाथ होगा, फर्जी पाथ होगा, हमारे पास है तो नहीं। लेकिन ये जो एक्चुअल पाथ है जिसके ऊपर हम चल के जा रहे हैं, वो जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हमारे पास है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। लिहाजा इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इट इज़ कॉल्ड क्या होगा, डिस्टेंस। अब एक बात से फ़ौरन आ जाती है कि शायद टेढ़े रास्ते को डिस्टेंस कहते हैं, नहीं, ज़रूरी नहीं। आपका एक्चुअल पाथ हो वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो कर्व लाइन टेढ़ा रास्ता भी हो सकता है, उस फासले को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस, विच है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी एक्चुअली कवर करती है। वो हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो सकता है वो क्या हो, कर्व पाथ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव चलते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कुछ कंडीशंस मौजूद है। नंबर 1, बॉडी मूव्स अलॉन्ग कर्व पाथ। अगर बॉडी एक टेढ़े रास्ते पे चल के जाती है ऐसे, तो फिर डिस्टेंस की कीमत ज़्यादा होगी और डिस्प्लेसमेंट की कीमत कम होगी। तो क्या कंसेप्ट हुआ कि बॉडी मूव्स अलॉन्ग द कर्व पाथ, देन डिस्टेंस इज ग्रेटर देन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्टिव ही है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, व्हेन बॉडी मूव्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन्स, अगर बॉडी सीधी लाइन के ऊपर चलती है ऐसे, वही उसका एक्चुअल पाथ है, वही उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि D एंड D यानी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ आर क्या होगा, सेम। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिएगा, बड़ा दिलचस्प है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो मगर डिस्टेंस जीरो ना हो। जी बिल्कुल हो सकता है। कब, जब कोई बॉडी किसी क्लोज पाथ में मूव करती है, मतलब सर्कल पे मूव करती है, एलिप्स पे मूव करती है, स्फीयर पे मूव करती है, किसी ट्रायंगल पे मूव करती है, रेक्टेंगल पे मूव करती है। तो व्हेन ए बॉडी मूव्स अलॉन्ग ए क्लोज पाथ, देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नल वेक्टर या जीरो एंड डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो। ये स्पेशल केस के तौर पर हमारे पास 3 रिजल्ट मौजूद होंगे। तो ये छोटे से टर्म्स थी, इसका नाम क्या था, डिस्प्लेसमेंट। जिसका एक अपोनेंट टर्म मौजूद है उसका नाम क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, एक छोटी सी कंसेप्ट बाद जगह पर पूछेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या है, डिस्टेंस। इस लिहाज से इन दोनों के दरमियान एक बाहमी रिलेशन भी पाया जाता है। चलते हैं जी नेक्स्ट अगले टॉपिक्स पे। अगला हमारा छोटा सा टॉपिक है वेलोसिटी। यकीन आपने बेटा इसको पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ज़ाहिर मैं थोड़ा सा उसको नए तरीके से रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। वेलोसिटी क्या है, तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो कुछ फासला तय कर रही होती है। जो वो फासला तय करती है, अगर वो ख़ास डायरेक्शन के अंदर हो तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर वो तय करदा डिस्प्लेसमेंट एक यूनिट टाइम से डिवाइड कर लिया जाए तो उससे जो नई क्वांटिटी आखिर होगी उसका नाम क्या होगा, वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या है, वेलोसिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट की टाइम के लिहाज से तब्दीली का अमल, यानी वक्त के लिहाज से वो जो डिस्प्लेसमेंट वो कितना तब्दील होता है, इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर मिकदार है। अब जरा आते हैं इस पे, डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ऊपर वेक्टर क्वांटिटी है, नीचे स्केलर। रूल ये है कि जब वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करें आंसर वेक्टर आता है, तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी रहेगी, वेक्टर्स। यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड। हम इसको डायमेंशन में लिखना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L है, टाइम की T है, तो क्या होगी, LT-1। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किस चीज़ के बारे में था, वेलोसिटी के। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिसको आज हम डिस्क्राइब करने जाएंगे। पहली वेलोसिटी है बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है यकसां, एक जैसा चलने वाला, एक जैसा आंसर आने वाला। तो वेलोसिटी निकालते कैसे हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम से। तो फार्मूला समझिएगा, व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। ऊपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या है, टाइम। अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट और टाइम भी इक्वल है और जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो वेलोसिटी हासिल होगी उसको कौन सी वेलोसिटी कहेंगे, यूनिफॉर्म। यानी एक कांस्टेंट आंसर मिलेगा। जरा समझते हैं एक एग्जांपल में, ये एग्जांपल जरा गौर से देखिएगा। इसमें बॉडी ए से बी तक जाती है, 10 मीटर का फासला तय करती है। बी से सी तक जाती है, 10 मीटर का फासला तय करती है। सी से डी तक जाती है, 10 मीटर का फासला तय करती है।
पहले 10 मीटर का फासला गाड़ी 5 सेकंड में करती है, दूसरे 10 मीटर का फासला भी 5 सेकंड में करती है, तीसरा 10 मीटर भी 5 सेकंड में करती है। अब ये जो बॉडी है ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल टाइम के अंदर क्या कर रही है, कवर कर रही है। इस वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी कहेंगे, यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल हम इसकी कैलकुलेशन चेक करते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी 10 डिवाइड बाई 5, फिर 10 डिवाइड बाई 5, फिर 10 डिवाइड बाई 5, सबका आंसर एक जैसा आता है, 2 2 2 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी वेलोसिटी कहलाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझने का कंसेप्ट। क्वेश्चन की दूसरे से के अंदर है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सेकंड टर्म है। अब उसमें से इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम, अब यहाँ ज़ाहिर एक चीज़ को मुख्तलिफ करना पड़ेगा, या डिस्प्लेसमेंट को मुख्तलिफ कर लेंगे या टाइम को। हम किसी एक को लेते हैं। व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यानी फासले बराबर रखे इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम को क्या कर दिया, मुख्तलिफ, देन दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म इस वजह से हो रही है कि फासले तो हमने कांस्टेंट रखे मगर टाइम की मिकदार भी कांस्टेंट नहीं है। तो जब उसकी तरफ जाएंगे तो उसकी एक एग्जांपल ज़रा देखें। ए से लेके बी तक 10 मीटर का फासला, बी से सी तक 10 मीटर का फासला, सी से डी तक 10 मीटर का फासला। एक गाड़ी ए से बी का 10 मीटर 2 सेकंड में कवर कर लेती है, वही गाड़ी बी से सी तक 10 मीटर को 4 सेकंड में कवर करती है, वही गाड़ी सी से डी तक 10 मीटर का फासला 5 सेकंड में तय करती है। अब इसकी वेलोसिटी को मालूम करें तो एक जैसा आंसर नहीं होगा। जरा समझते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 4, 10 डिवाइड बाई 5, तो इसका आंसर निकलेगा तो 2, इसका आंसर निकलेगा तो 2.5, इसका आंसर क्या निकलेगा 5। क्या ये सारे आंसर बराबर हैं, तो नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है। इस वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये था दूसरा कंसेप्ट किस चीज़ का, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये उसी की टाइप से, इसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या लफ्ज़ है, इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब होता है वेलोसिटी की वो मिकदार जो किसी इंतहाई कम वक्त के लिए मेजर की जाए। ज़ाहिर आप जब वक्त कम देंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, कम। ऐसी वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस का नाम देते हैं। इसकी दो डेफिनेशन है, पहली मैंने मेंशन की है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी किसी बॉडी की वो वेलोसिटी जो किसी एक लम्हे के लिए जस्ट नोट की जाए। वैसे तो गाड़ी चल रही है 10 मिनट के लिए, तो पूरा 10 मिनट ना लिया जाए, कोई इसका 1 सेकेंड दरमियान से किसी 1 सेकेंड के लिए अगर पैमाइश ले ली जाए तो वो जो 1 सेकेंड यानी कम वक्त की जो हम पैमाइश करेंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा शॉर्ट होगा, टाइम भी क्या होगा, शॉर्ट होगा, तो वो जो कम से कम वाली कीमत होगी उसका नाम क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसकी दूसरी डेफिनेशन कुछ यूँ लिख सकते हैं, रेशो बिटवीन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टू द स्मॉल इन टाइम वेयर टाइम अप्रोचेस टू क्या है, 0। यानी इसकी रेशो ये है कि ऊपर डिस्प्लेसमेंट है जो क्या है, स्मॉल है, नीचे टाइम कितना है, स्मॉल। यानी अगर बॉडी 1 सेकंड के लिए मूव करती है फॉर एग्जांपल, तो फासला भी तो कम तय करेगी। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम, और टाइम स्मॉल कितना रखना है, ऊपर में लिखा है अप्रोचेस टू 0। मैथमेटिकली क्या लिखना है, लिमिट LIM डेल्टा T एरो के बाद 0, लेकिन इसको क्या पढ़ना है, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू क्या है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल टाइम में कवर करें और टाइम इतना शॉर्ट लें कि वो अप्रोचेस टू क्या हो, 0, तो फिर ऐसी वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी का नाम देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, आगे चलते हैं। एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की होती है कि एक बॉडी चलते चलते कभी डिस्प्लेसमेंट 10 कवर करती है, कभी 5 करती है, कभी 3 करती है, कभी 8 करती है, टाइम कभी कुछ लेती है, कभी कुछ लेती है। हम एवरेज यूँ लेते हैं कि जितना उसने सफ़र किया है उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट काउंट कर लेते हैं और उसका टोटल सर्फ होने वाला टाइम काउंट कर लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, जो आंसर हासिल होगा उसका नाम क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। सो इसकी वजह से हम डेफिनेशन है, रेशो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट, यानी उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जितना टाइम टोटल लगा और जो टोटल फासला तय हुआ उसकी रेशो या बटे को, ये जो बटा होता है इसको रेशो पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो इससे हम बटे वाले को कैसे पढ़ते हैं, इट इज़ द रेशो बिटवीन टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, इट इज कॉल्ड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। दैट्स ओके। अच्छा, अब जब इस चीज़ को पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी को, तो एवरेज वेलोसिटी की बहुत कुछ खामियां हैं कि जिसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी को ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता। फ़र्ज़ करें लिमिटेशंस हैं इसकी, यानी इसके ऊपर कुछ हदूद हैं, कुछ पाबंदियाँ हैं जो फेल हो जाती है। एवरेज वेलोसिटी डज नॉट टेल्स अस द मोशन इज स्टेडी और वेरिएबल। एवरेज वेलोसिटी से आपको ये नहीं पता चल सकता कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी या वेरिएबल से मूव कर रही थी, इस वजह से यहाँ किसी किस्म का अंदाज़ा नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरी अहम बात यह है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन चलती जा रही थी या बॉडी किसी कर्व पाथ पे थी या टेढ़े किस रास्ते पे थी, कोई अंदाज़ा नहीं होगा। तो एवरेज वेलोसिटी 2 इन्फॉर्मेशन देने से नाकाम हो जाती है। ये नहीं
बता सकती कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी या नॉन यूनिफॉर्म, ये नहीं बता सकती कि उसका पाथ स्ट्रेट था या कोई कर्व पाथ था। इस वजह से बाज़ जगह के ऊपर हम एवरेज वेलोसिटी का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं करते, क्योंकि इसमें धोखा होने का चांस है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल है, उसको मैं ऐसे दीवार पर जाकर मारता हूँ और बॉल दीवार से टकरा कर दोबारा मेरे हाथ में वापस आ जाती है, तो मैं जब टोटल डिस्प्लेसमेंट लूँगा तो जाता हुआ पॉजिटिव है, तो वापस आता हुआ क्या है, नेगेटिव है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी तो जीरो होगी। इसका मतलब ये है कि इस बॉल को जो मैंने दीवार पे मारी, इसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी। जब मैं बताऊंगा कि जीरो है तो पढ़ने वाला समझेगा कि वो रेस्ट में है, हालांकि ये बॉडी रेस्ट में तो नहीं थी, ये तो दीवार से टकरा के वापस आई थी। यही खामी है, एवरेज वेलोसिटी को आमतौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते। आपने गाड़ियों के अंदर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा जो गाड़ी की स्पीड बता रहा होता है, ठीक है, याद रखें, वो वेलोसिटी नहीं बताता, ये वो डायरेक्शन नहीं बताता, सिर्फ क्या बताता है, स्पीड। उस मीटर को कहते हैं स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर गाड़ी के अंदर कौन सी स्पीड बताता है, एवरेज स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस बताता है, यूनिफॉर्म बताता है या नॉन यूनिफॉर्म। तो हम सिंपल जवाब उसका लिखाएंगे, इंस्टेंटेनियस बताता है। कौन से बताता है, इनसे, यानी हर लम्हे अब एक्सेलरेशन ज़्यादा कम कर, हर लम्हे वो अपनी कीमत चेंज करता है। तो जो स्पीडोमीटर है वो मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड, नॉट एवरेज, नॉट यूनिफॉर्म, नॉट नॉन यूनिफॉर्म। वो कौन से स्पीड को मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। अब कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर दोनों बराबर हो जाएं तो समझ ले बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म से। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो कौन से दो फैक्टर बराबर हो जाते हैं, इंस्टेंटेनियस और क्या होता है, एवरेज। तो एवरेज इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस व्हेन बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, एक और पॉइंट है, एवरेज वेलोसिटी मे बी जीरो बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नॉट जीरो। जैसे मैंने आपको 2 मिनट पहले एग्जांपल दी कि क्लोज पाथ के अगर हम चलते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, मगर एवरेज वेलोसिटी की कीमत क्या होती जाएगी, जीरो। ये वो थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट्स हैं जो आप लोग अपने पास नोट कर लेंगे, ज़रा ये बुक में ऐसे नहीं होते, तो फिर आपको हेल्प मिलती रहेगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके साथ अटैच ही, उसका नाम है एक्सेलरेशंस। क्या नाम है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बुनियादी तौर पे एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेलोसिटीज के अंदर तब्दीली से पैदा होती है। और ये वेलोसिटी की जो तब्दीली है किसके लिहाज से देखी जाती है, टाइम के लिहाज से। तो टाइम के लिहाज से वेलोसिटी के अंदर पैदा होने वाली तब्दीली से जो नया पैरामीटर जनरेट होता है उस पैरामीटर का नाम क्या है, एक्सेलरेशन है। तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ करेंगे, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वहाँ है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी की टाइम के लिहाज से जो तब्दीली का अमल है, जो शरह है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब वेलोसिटी में तब्दीली बेटा 3 तरीके से होती है। नंबर 1, हो सकता है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो सकता है वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो सकता है बोथ आर चेंज, दोनों चेंज हो रहे हो। जैसे बॉडी सर्कल पे घूम रही होती है, जैसे पंखे को मान करते हैं ना, इसकी स्पीड आस्ते आस्ते बढ़ रही होती है, तो स्पीड का बढ़ना मैग्नीट्यूड का चेंज होना है। घूमते वक्त हर एंगल के ऊपर डायरेक्शन चेंज होती है, वो भी चेंज हो रही है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पंखे की चेंज हो रही होती हैं। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही है और स्पीड बढ़ाती जा रही है तो वो मैग्नीट्यूड की तब्दीली है। अगर कोई बॉडी सर्कल पे घूमती है कांस्टेंट स्पीड के साथ तो स्पीड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मगर क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की तब्दीली 3 तरह से मुमकिन है, मैग्नीट्यूड की चेंज से, डायरेक्शन की चेंज से, या दोनों की चेंज की वजह से हो सकती है। अब आते हैं फार्मूले पे। एक वेक्टर क्वांटिटी है, वही फार्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है, अगर वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करें आंसर क्या हासिल होगा, वेक्टर। इसकी यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड, कंबाइन पढ़ेंगे तो क्या यूनिट बनेगी, मीटर पर सेकंड क्या होगा, स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशंस को देख सकते हैं, इसकी डायमेंशंस है वेलोसिटी के ऊपर लिखी हुई LT-1 और नीचे टाइम की क्या है T, नीचे वाले T के ऊपर ले जाएं तो LT-2, इट इज़ द डायमेंशन फॉर क्या होगा, एक्सेलरेशंस। ओके, आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन को मेन 2 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक कौन सा होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये अपने नाम से बता रहे हैं कि ये वेलोसिटी की तब्दीली की तरफ इशारा करते हैं। पॉजिटिव का मतलब उस तब्दीली का है जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है। बस पहले गाड़ी की स्पीड 5 है, फिर 10 होती है, फिर 20, 40, 60 ऊपर बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग अमल है, गाड़ी ब्रेक करके चल पड़ी है, किसी स्टॉप से गाड़ी ने अपने सफ़र का आगाज़ किया है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, उसमें कौन सा एक्सेलरेशन पाया जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज क्या होगा, पॉजिटिव। एक गाड़ी चलती हुई आ रही है और हमें ज़रूरत है गाड़ी की ब्रेक करनी है, तो जैसे गाड़ी ब्रेक करेगी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी, ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। इसके बाद आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के ऊपर। ये उसी तरीके से कि जब हम वेलोसिटी की तब्दीली लें मगर इतनी कम लें कि उसको टाइम बहुत मुख्तसर दें, तो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी
टू द स्मॉल टाइम, इट इज़ कॉल्ड क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये जो चीज़ बटे में लिखी होती है इसको रेशो पढ़ लेते हैं, बटे को क्या पढ़ते हैं, रेशो। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज़ द रेशो बिटवीन स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी टू द स्मॉल इंटरवल ऑफ क्या होगा, टाइम, वेयर टाइम अप्रोचेज टू जीरो। यानी टाइम इतना छोटा लेना है कि तकरीबन जीरो के करीब करीब हो, पलक झपकने जितना टाइम। इस अमल को हम लोग कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब लास्ट पे इसका छोटा सा पॉइंट है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, इसे कहते हैं सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसे क्या कहते हैं, एवरेज। अब एवरेज का वही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, एक बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली एक जगह 2 होगी, आगे जाके 5 होगी, फिर 1 होगी, फिर 6 होगी, तब्दीली हर जगह मुख्तलिफ होते जा रही। जितनी चेंज आते हैं सारा टोटल चेंज को जमा करें। अब मैंने ये नहीं कहा कि टोटल वेलोसिटी को जमा करें, मैंने क्या कहा, टोटल चेंज को ऐड करें, डिवाइड कर दें उस टाइम से जितने टाइम के अंदर ये सारी तब्दीली हुई है। तो अब इस डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे, द रेशो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। ये जो ए लिखा है और ऊपर एक ब्रैकेट लगा दी, इसको कहते हैं कोनिकल ब्रैकेट। कोनिकल ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करती है, एवरेज को। एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी टी, यानी टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। डेल्टा चेंज को शो कर रहा है और टी टोटल को शो कर रहा है, तो इसको हम लोग कौन सी, वी टू माइनस सी वन, टी टू माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये था आज हमारा टॉपिक कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर वेलोसिटी क्या है और फिर एक्सेलरेशन क्या है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के में। अल्लाह हाफिज़।